चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार मैं हल्का सा रिमाइंड करा देता हूं आपको। ये वाले क्वेश्चन तक अपना हो गया था डिस्कशन, सुरजीत वाले तक। और फॉर्मूला आप एक बार रिकॉल कर लो तो ईएमआई का ये वाला फॉर्मूला था शायद, नहीं? देखो ये वाला P इंटू आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता था? P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस 1। इनमें से डिपेंड करेगा कि सवाल में आपको नेगेटिव पावर का इन्फॉर्मेशन दिया है कि पॉजिटिव पावर का इन्फॉर्मेशन दिया है। अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला चूज करना है और आंसर निकालो। एक दो क्वेश्चन इस टाइप का और करेंगे। देखो इसको देखो, अमृता बॉट अ कार वर्थ रुपीज 12,50,000 and makes a down payment of 3 lakh. The balance amount is to be paid in 4 years by equal monthly installment at an interest rate of 15% per annum. Find the EMI that Amrita has to pay for the car. 2 मिनट मेरे तरफ देखो एक बार, सारा इंफॉर्मेशन डिकोड कर देता हूँ, फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन में करके ही लाया हूँ कि आंसर आना क्या चाहिए। आप भी एक बार कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना कि क्या आ रहा है। ठीक है, देखो यहां देखो, और काम थोड़ा सा फास्ट करने का ट्राई करेंगे यहाँ। अच्छा एक बात बताओ कि इतना का यदि उसका गाड़ी था और इतना यदि डाउन पेमेंट हो ही गया तो लोन कितने का लेना होगा? 9,50,000 का। तो लिखूं P इज इक्वल्स टू 9,50,000। थोड़ा केयरफुली, हाँ। फिर I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता था? R बाई 1200। R कितना है आपका? 15। सो 15 अपॉन 1200, और सॉल्व करके आई एम श्योर कि यही आएगा, 0.0125। फिर n का अंडरस्टैंडिंग था मेरे ख्याल में 12 इंटू टी। कितने साल के लिए है? 4 साल के लिए। तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ? 48। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर आपको सपोर्टिंग वैल्यू जो है वो नेगेटिव पावर का दिया है, तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे ईएमआई के लिए? नेगेटिव पावर वाला। ठीक है, तो लिखिए ईएमआई इज इक्वल्स टू P इंटू आई होल्डिंग अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन। वैल्यूज डालोगे तो 9,50,000 इंटू 0.0125 अपॉन में मेरे ख्याल में 1 माइनस 1.0125 टू द पावर माइनस 48। इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है ये वाला, तो ये बिठाना है आपको 9,50,000 इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहां रहेगा आपके लिए 5508,565, 0.5508,565। एक बार 2 मिनट ना बोर्ड पर देख लो, एक चीज मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलरली इस चैप्टर में ही नहीं, बाकी सब में भी आप याद रखें। सब लोग पेन छोड़ो, ध्यान से देखो। एग्जाम में जब मान लो कि सीबीएसई की तरफ से मार्किंग स्कीम आता है ना कि कौन से पार्ट का कितना नंबर मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, मान लो कि ये क्वेश्चन सपोज करो कि 3 मार्क का आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सीधा मतलब कि इसको कैलकुलेट करके आंसर लिखो, वो राइट हुआ तो 3 मिलेगा, वो नहीं राइट हुआ तो 3 नहीं मिलेगा। इसमें होता क्या देखो कि जैसे आप ये वाला पार्ट लिखोगे ना, इसका आधा नंबर होता है। ठीक है, फिर आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसका आधा नंबर हो। फिर से आप ये वाला पार्ट में वैल्यू अच्छे से प्लेस करके रिप्लेस करेंगे, इसका कोई आधा नंबर या 1 नंबर होता है। और इसके बाद जो आपका कैलकुलेशन आएगा ना, उसमें आपका राइट है कि रॉन्ग है उसका सिर्फ आधा नंबर होता है। तो इनकेस अगर आपका यहां तक का सारा पार्ट केयरफुली आपने राइट लिखा है, तो भी आप ऐसा समझिए कि ऐसा नहीं कि आपको मतलब क्या कि 3 में कुछ भी नहीं मिलेगा। 3 में से हो सकता है कि 2.5 तक तो आपको यहीं तक क्लियर मिल जाए। इसके बाद में देयर इज वन मोर थिंग कि यहाँ जैसे घर पे जब हम बैठ के करते हैं तब तो हमारे हाथ में कैलकुलेटर होता है, तो कितना ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो फर्क नहीं पड़ता, हम तो कर ही लेंगे उसको, कोई इशू नहीं आएगा। हम इन मेन एग्जाम में ऑब्वियसली इतना कैलकुलेट करोगे तो पगला ही जाओगे। ठीक है, तो लिखने के लिए आप इसी फॉर्मेट में यहां तक लिखना, लेकिन जब यहां से आगे सॉल्व करने का बात आएगा ना, तो आप क्या करना कि मेक इट अ पॉइंट कि आप ना पहले 4 डिजिट पे ही फोकस कर। अगर आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल कि पूरे को लेके आप कैलकुलेट कर पाओगे उतना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कर दो। ठीक है, लेकिन इन केस इफ यू फील लाइक कि नहीं यार इतना तो शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस उतना अच्छा मेरा है नहीं, तो उस केस में व्हाट यू कैन डू कि टू डू द एक्चुअल कैलकुलेशन आप खाली पहले 4 डिजिट को ही कंसीडर कर, राउंड ऑफ कर लो आप इसको। लेकिन वो राउंड ऑफ किया हुआ यहां मत लिखो, यहाँ पे यही वाला लिखो, और अगले स्टेप में रफ में पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करके सीधा आप यहाँ पर क्या चिपका दो? आंसर चिपका दो, चलेगा। वो उसके एक्सपेक्टेड आंसर से 2-4 यूनिट ऊपर नीचे रह सकता है, ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि राउंड ऑफ कर रहे हो आप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर समझदार होगा तो आपको पूरा नंबर दे देगा, और यदि सपोज करो कि नहीं वो जिद्दी होगा कि नहीं हमको मतलब क्या कि यही वाला आंसर चाहिए एग्जैक्टली, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। लेकिन आपको करना है ऐसे ही, पहले पार्ट में आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन डिकोड,
दूसरे पार्ट में फॉर्मूला राइटिंग, फिर वैल्यू पुटिंग, और लास्ट में जाके अगर कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 7-8 डिजिट है यहाँ पे, आप खाली पहले 4 पे ही फोकस कीजिए। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? आंसर इसका लिख लीजिए, सॉल्व करने के बाद में आएगा ये वाला 26441.77। अब यहां पर भी ये राउंड ऑफ करके जो है वो आंसर लाया हो। ठीक है, 26441.77 चलेगा मेरे ख्याल में। आगे इसको पढ़ो। Amrita buys a car for which she makes a down payment of rupees 2.5 lakh and balance is to be paid in 2 years by monthly installment of itna. If the financier charges interest at the rate of itna, find the actual price of the car. गाड़ी खरीदते समय अमृता ने किस किस टाइप का पेमेंट किया होगा? एक डाउन पेमेंट किया कुछ एक अमाउंट का, कितने का पता नहीं, अच्छा नहीं सॉरी पता है 2.5 लाख का। डाउन पेमेंट कितने का बताओ? 2.5 लाख का। और गाड़ी जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा प्राइस का है। ज्यादा में मान लो कि जैसे सपोज तो गाड़ी अगर 6 लाख रुपया का है, तो डाउन पेमेंट अगर 2.5 लाख गया तो और कितना पैसा देना है? 3,50,000। वो 3,50,000 का लोन बना दिया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में लेकिन प्रॉब्लम ये कि लोन कितने का उठाया ये नहीं बताया हुआ, लेकिन जितने का भी लोन उठाया उसको चुकाने के लिए महीना महीना कितना देना होगा हमको? 25,448। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा। ठीक है, और कितने टाइम तक के लिए देना है? 2 साल के लिए देना है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन यूज करके कैन वी फाइंड आउट कि लोन कितने का लिया होगा? यस। और गाड़ी के एक्चुअल प्राइस में आपको क्या करना चाहिए? इसको और लोन अमाउंट को ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? गाड़ी के प्राइस के लिए ऐड करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि आप अगर कस्टमर हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपको ये डाउन पेमेंट भी देना है और लोन वाला पैसा भी तो आप ही को देना है। आया बात समझ? तो गाड़ी का प्राइस कितना रहा होगा? डाउन पेमेंट प्लस जितना का आपने लोन उठाया हो। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखिए, ऐसे लिखिए यहाँ पे, हियर लेट लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, कॉमा ईएमआई का आंसर कितना दिया हुआ? 25,448। फिर आई का वैल्यू क्या होगा? 20/1200 एंड उसका आंसर, इसको काटो तो शायद से यही आएगा क्या? ये नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। छोड़ो, काटो तो कितना आएगा? 0 0। फिर एक और ये कितना हो जाएगा? 60। कोई नहीं, आप 1/60 लिख के छोड़ो एक बार। फिर उसके बाद में क्या बताऊं? एन इज इक्वल्स कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। तो 12 × 2 कितना हो जाएगा बताओ? 24। चलेगा यहां तक? इसके आगे लिखो ना, ईएमआई इज इक्वल्स टू, एक बार देखो नेगेटिव पावर का आंसर है कि पॉजिटिव पावर का, तो आप वही वाला काम करेंगे। क्या हो जाएगा बताइए? P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर -10। सो P तो पता नहीं आपको, शायद नहीं। आई आपका कितना है? 1/60। फिर 1 माइनस आई थिंक 1 प्लस 1/60 होल टू द पावर -24। और ईएमआई का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? 25,448। सो 25,448 again 25,448 is equals to P into 1/60 अपॉन में 1 माइनस 61/60 होल टू द पावर -24। इसका वैल्यू दिया हुआ अपने को। सो 25,448 इज इक्वल्स टू P इंटू 1/60 अपॉन में इसका आंसर है ये बात 1 माइनस 0.67253। ये समझ में आ रहा है मेरे ख्याल में? बाकी यहां से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी, और ये 60 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर ही चला जाएगा। दिस एम्प्लॉइज 25,448। ये डिफरेंस बता दो कोई आदमी कितना है? हाँ, 3275। 1 2 3 4 5, एक और आना चाहिए ना? 7 होगा क्या? 747। ओके, और ये 60 जो है, ये वाला 1/60, ये भी जाके मल्टीप्लाई ही हो जाएगा शायद से। तो इंटू 60 इज इक्वल्स टू पी। और सॉल्व करने पे पी का आंसर आपका कुछ निकाल के अच्छे से तो दिया है शायद, हाँ दे दिए, 5 लाख अप्रोक्स। अब ये लोग भी देखो अप्रोक्स में बात कर रहा है।
आपका आंसर हो जाएगा यहां से लगभग 5 लाख। ठीक है, और पी अगर 5 लाख है तो ओवरऑल गाड़ी का प्राइस कितना रहा होगा? गाड़ी लेने के लिए 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट शुरू में आपने अपने जेब से दिया और 5 लाख का आपने लोन लिया, तो गाड़ी कितने का रहा हो? 7,50,000 लिखो। देयरफॉर प्राइस ऑफ कार इज इक्वल्स टू 5 लाख प्लस 2.5 लाख इज इक्वल्स टू 7,50,000। देखो क्लियर है? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला। मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यूड इतना विद अ न्यू वन प्राइस्ड इतना। शी पेड X as down payment and the balance in 20 monthly equal installment of 21,000 each. The rate of interest offered to her is 9% per annum. Find the value of X. मतलब डाउन पेमेंट कितने का किया वो पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल आइडिया, देखो पुराने गाड़ी को स्क्रैप में बेच के कितना आ रहा है उसके पास में? 1.5 लाख रुपए। नया गाड़ी का दाम कितना है? 6.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए तो यहाँ से आ जाएगा। बाकी मधु को कितना चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए? 5 लाख चाहिए। उसमें से कुछ का तो वो डाउन पेमेंट करेगी और कुछ का वो लोन लेगी। लोन एग्जैक्टली कितना लिया नहीं पता, लेकिन लोन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है कि ईएमआई कितना बैठेगा, कितने महीने तक वो चलेगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो सब सारी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा खुचुर पुचुर करके हम लोन कितना आया होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 5 लाख में से मान लो कि 4 लाख का लोन ले लिया तो डाउन पेमेंट कितने करना पड़ा होगा? 1 लाख का। मान लो कि 5 लाख में से 3 लाख का लोन ले लिया तो डाउन पेमेंट कितने का हुआ होगा? 2 लाख का। मतलब लोन का अमाउंट निकालेंगे और 5 लाख जो मधु को चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए उसमें से उसको क्या कर देंगे? माइनस जितने का आपने लोन इश्यू कराया, बाकी पैसा ऑब्वियसली आपको डाउन पेमेंट में देना पड़ा हो। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखिए, मनी रिक्वायर्ड फॉर कार, मनी रिक्वायर्ड फॉर कार, इसको ना अपन 5 लाख ही बोलते हैं, चलेगा? बाकी तो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखो लेट लोन अमाउंट, लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू, आप बोलो पी। ठीक है, बाकी आई वगैरह लिखो तो आई इज इक्वल्स टू 9/1200, सॉल्व करके ये आ जाएगा 0.0075। फिर आप एन लिखो तो मेरे ख्याल में एन है ना, इसमें डायरेक्टली 20 मंथली इंस्टॉलमेंट बोल के बोला हुआ है, आपको ये साल वाल नहीं बताया है, तो एन डायरेक्टली आपका कितना हो जाएगा? 20। वो जो 12 इंटू साल हम करते थे वो तब के सिचुएशन के लिए जब आपको 2 ईयर 5 ईयर 3 ईयर ऐसा बोला हुआ है। इसमें लेकिन बोल ही दिया कि 20 इंस्टॉलमेंट में काम खत्म हो जाएगा, तो एन का वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 20। एन का मतलब ही यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जितने में आप अपने लोन को डिवाइड कर, तो अगर 20 इंस्टॉलमेंट बोल दिया मतलब एन कितना रहना चाहिए? 20। क्लियर मेरे ख्याल में पूरा? आगे लिखो ना, सपोर्ट कौन से टाइप का दिया, पॉजिटिव के नेगेटिव? तो आप क्या लिखोगे? ईएमआई इज इक्वल्स टू पी इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन। ईएमआई, अच्छा ईएमआई मैंने मेंशन नहीं किया था क्या? यहाँ कहीं पे लिख दो साइड में। ईएमआई कितना बैठा है? 21,000। चलो वैल्यूज बैठाओ, तो यहाँ पर आई थिंक 21,000 इज इक्वल्स टू पी इंटू 0.0075 अपॉन में 1 माइनस 1.0075 टू द पावर माइनस एन, का मतलब -20 है। वैल्यू दिया हुआ आपको 21,000 इज इक्वल्स टू पी इंटू 0.0075 अपॉन में 1 माइनस, इस पार्ट का आंसर आपको दिया हुआ ये बड़ा सा 86118985, 0.86118985। ठीक है, ये डिफरेंस एक बार देखो तो, अगर निकला किसी का तो बताओ। एक सेकेंड, 21,000 इंटू बोलो 013, बस 101, एक बार मिला लो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? ये वाला 0.13 ऐसा। चलो नीचे क्या आएगा बताओ?
0.0075, दिस इज इक्वल्स टू पी। बाकी एग्जाम में देख लेना कि कैसे करोगे आप लोग। EMI पी आएगा ये वाला 388640। So this implies P is equals to 388640। ठीक है, डन मेरे ख्याल में यहां तक। P क्या आया आपका कि कितने का लोन इशू करवाया आप, ठीक है ना। और गाड़ी खरीदने के लिए पैसा कितना चाहिए था आपको, 5 लाख। तो जितने का लोन मिला बढ़िया, बाकी आपको अपनी जेब से देना है। और जो जेब से दोगे वो क्या हो गया आपका, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट का आंसर कैसे निकाल सकते हो, 5 लाख माइनस ये वाला, तो क्या हो जाएगा बोलो। लिखो डाउन पेमेंट इज इक्वल्स टू 5 लाख माइनस 388640, कितना आ रहा है बताओ। 1,11,360। ठीक, ये आपका आंसर चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट मधु खत्म। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो amortization ऑफ लोन। amortization ऑफ लोन, amortization ऑफ लोन। ठीक है, सब लोग पेन वेन छोड़ के ना 2 मिनट मेरी तरफ देखो, और जो मैं कहूं उसको बहुत ध्यान से सुनना समझना। amortization ऑफ लोन का मतलब होता है एक चार्ट प्रिपेयर करना, जिसमें आप कब कितना पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे वो सब मेंशन होना चाहिए। फिर कौन से पेमेंट के बाद में आपका और कितना प्रिंसिपल अभी ड्यू है वो मेंशन होना चाहिए। हर एक इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हो उसमें कितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, कितना प्रिंसिपल का कंपोनेंट है, वो मेंशन होना चाहिए। उस चीज को हम बेसिकली बोलते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। एक लोन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। मान लो कि कोई आदमी $1,00,000 का लोन ले ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल उसको मिले 7%। जैसे इसको 1200 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.58% टाइप्स। ये 1200 नहीं, इसको 12 से डिवाइड करने से ऐसा होगा, फिर परसेंट को भी छेड़ोगे तो बस बाई 100 हो जाएगा, तो 0.0058 टाइप कुछ हो जाएगा। और कितने टाइम में आप लोन कंप्लीट करोगे, तो 12 टर्म में आप या 12 इंस्टॉलमेंट में आप लोन कंप्लीट कर दोगे, ऐसा प्लान है आपका। और पर एक पेमेंट में इतना आपको देना है, तो मतलब ये बेसिकली आपकी EMI का वैल्यू। अब आप इस चार्ट को थोड़ा देखिए, ध्यान से समझिए। ये वो पॉइंट है जब आपने लोन लिया, ठीक है। यहां से 1 महीना पार हुआ, आप गए बैंक के पास में, इतना पैसा उसको वापस कर दिए। इतना पैसा में बैंक आपको बोला कि ठीक है इतना आपके प्रिंसिपल में से माइनस कर देते हैं और इतना आपका इंटरेस्ट का डिपॉजिट हो गया। और प्रिंसिपल में से जो माइनस कर दिए, तो पहले जब आपके नाम पे ड्यू इतना था, अब इसमें से ये माइनस करने के अंदर ड्यू कितना बचेगा आपका, इतना बचेगा। क्लियर है। फिर यहां से वापस 1 महीना पार हुआ आपका, फिर से आप बैंक के पास में गए, इतना अपना EMI दे दिया उसको इंस्टॉलमेंट। फिर से इस इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल इतना गया, आपका इंटरेस्ट इतना कटा, और फिर से जो पहले आपके नाम पे एकदम शुरू में इतना ड्यू था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद में इतना ड्यू है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे पे कर लेने के बाद में आपके नाम पे कितना ड्यू है, इतना ड्यू। और ये चीज चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। 12वें इंस्टॉलमेंट के बाद में जो आपका ड्यू है वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है। इस चार्ट के इंफॉर्मेशन को निकालना ही बेसिकली हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताओ, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। इसमें 3 मेन इंफॉर्मेशन है, 3 या मैं बोलूंगा 4 मेन इंफॉर्मेशन है, एक एक करके बात करता हूं। पहला मेन इंफॉर्मेशन है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट जब आप पे करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप थर्ड इंस्टॉलमेंट देने के लिए जा रहे हैं, ये 1 सेकंड रोको, मान लो कि आप ये थर्ड वाला दे रहे हैं, ये काम करो रेक्टेंगल ही बना देता हूं, देखना ध्यान से। मान लो कि ये आप देने के लिए जा रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको ये पता रहना चाहिए कि इस इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के पहले आपके नाम पे ड्यू कितना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड पेमेंट। क्या बोलेंगे बताओ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड पेमेंट। अच्छा, इसका एक और लैंग्वेज हो सकता है जो उतना यूज नहीं होता है, लेकिन आ सकता है कभी कभार वो भी। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट बोलो, ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट बोलो, एक ही बात है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का एंड भी वही है और थर्ड का बिगिनिंग भी वही है। इस चीज का आपको एक फॉर्मूला देखना होगा। वो फॉर्मूला देखने में बहुत खूंखार है, लेकिन आप पहले उसके मीनिंग को समझिए, वो आपको बताएगा क्या। जैसे आप मान लीजिए कि बैंक के पास में पहुंचे 7वां इंस्टॉलमेंट लेके कि हम अब जाएंगे ये वाला पेमेंट कर देंगे, तो आपको बैंक पहले ही बता देगा कि बिफोर यू पे दिस, उसके पहले तुम्हारे नाम पे ड्यू कितना है, वो इतना है। इस नंबर को, इस फिगर को निकालने के लिए हमारे पास में डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है।
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट, kth पेमेंट। ये हो गया एक चीज। दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसके अंदर में इंटरेस्ट का कितना हिस्सा हो। और जैसा मैंने आपको आरबीएम में बताया था कि आपका ईएमआई तो थ्रू आउट हर एक इंस्टॉलमेंट में सेम ही रहेगा, लेकिन व्हाट यू विल सी कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट शुरू में थोड़ा ज्यादा होगा हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर में, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे उसमें जो इंटरेस्ट वाला हिस्सा है वो कम होने लगेगा, प्रिंसिपल बढ़ने लगेगा और इंटरेस्ट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अब किसी भी एक गिवन इंस्टॉलमेंट में मान लो कि थर्ड इंस्टॉलमेंट आप जाके पे की, उसमें बैंक कितना प्रिंसिपल के नाम पे काट रहा है और कितना इंटरेस्ट के नाम पे काट रहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आपके गिवन इंस्टॉलमेंट के नंबर के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट कितना कटा होगा इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। समहाउ अगर आपको पता चल जाए कि इंटरेस्ट आपका कितना कटा है, तो ईएमआई के वैल्यू में से इफ यू माइनस दैट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कितना कटा है आपका। ये लॉजिक समझ में आया। पहला फॉर्मूला क्या चीज का होगा बताओ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, kth इंस्टॉलमेंट। दूसरा फॉर्मूला क्या चीज का होगा, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट इन द kth इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट इन द kth इंस्टॉलमेंट। मीनिंग इसका क्या होगा कि जैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने दिया तो इसमें इंटरेस्ट कितना कटा है वो चीज आपको पता करना। मान लो कि आपने सेवेंथ इंस्टॉलमेंट दिया तो सेवेंथ वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। तो इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है 297। तो एक ऐसा फॉर्मूला है अपने पास में जो अपने को ये बता देगा कि सेवेंथ वाले इंस्टॉलमेंट में जब आप पे करोगे तो इंटरेस्ट आपका कितना जाएगा। नेक्स्ट एक अंडरस्टैंडिंग है कि प्रिंसिपल पेड इन द kth कंपोनेंट या kth इंस्टॉलमेंट। तो अगर इंटरेस्ट आपको पता चल ही जाएगा तो ईएमआई के वैल्यू में से इंटरेस्ट माइनस कर देना, प्रिंसिपल पता चल जाएगा। इसके अलावा एक लास्ट आइडिया है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे लोन को चुकता करते करते, इस पूरे लोन को चुकता करते करते ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट आपने कितना बियर किया हो, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। आई विल से कि ये तो आप कंसिस्टेंट मैनर में कर रहे हो राइट, हर बार आप इतना इतना का पेमेंट करते हो, उसमें थोड़ा प्रिंसिपल का जाता है थोड़ा इंटरेस्ट का जाता है, लेकिन कर तो आप यही वाला पे रहे। इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द टोटल पेमेंट मेड बाय यू, तो उसका आंसर क्या होगा, आई थिंक एक ईएमआई का वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईएमआई दैट आई एम गिविंग, क्या हो जाएगा 12 इनटू ईएमआई। अब जो मैंने ईएमआई का सारा पैसा रिपे किया, ठीक है ना, उसके अंदर में लोन भी काउंटेड होगा और मेरा इंटरेस्ट भी काउंटेड होगा। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू ईएमआई का वैल्यू अगर मैं करूं तो दैट विल बी द टोटल पेमेंट मेड बाय मी, और उसमें से इफ आई सब्ट्रैक्ट माय लोन अमाउंट तो बाकी सारा पैसा क्या चीज का गया हो, इंटरेस्ट का ही गया होगा। तो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ये एक और आइडिया कि अगर आपको ये बताना है कि पूरे लोन के ट्रांजैक्शन में ओवरऑल टोटल कितना इंटरेस्ट आपने रिपे किया होगा, तो उसका सिंपल आइडिया ये रहेगा, ईएमआई इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल ऑफ लोन अमाउंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा मेरे ख्याल में। अब एक एक करके थोड़ा दिखाता हूं कि फॉर्मूला देखने में कैसा। पहला फॉर्मूला देखो, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पेमेंट, मतलब जैसे थर्ड वाला आप देने जा रहे हो पैसा, उसको पकड़ाने से पहले अगर आप उससे पूछो कि मेरे नाम पे और कितना लोन ड्यू है, तो वो आपको ये वाला नंबर बताएगा, और ये नंबर निकालने का डायरेक्टली आप समझिए कि ये वाला फॉर्मूला देखने में भयानक है बट डरिए मत, हो जाएगा। क्या है बताइए, ईएमआई इनटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस k प्लस 1 माइनस 1। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ईएमआई की जगह पर क्या बिठाओगे आप 8653। फिर मान लो कि 1 प्लस आई की जगह पर क्या बिठाओगे आप, आई की जगह पर होगा आपके 7 डिवाइडेड बाय 1200, सॉल्व करके जो भी है। क्लियर मेरे ख्याल में। एन का वैल्यू क्या होगा हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में 12, क्योंकि टोटल हम तो 12 इंस्टॉलमेंट में खत्म कर रहे हैं सब कुछ। अगर मैं ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूं कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के बिगिनिंग में मेरा प्रिंसिपल ड्यू कितना था, तो मेरे के का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 तो अपना है ही, और नीचे भी वही वैल्यूज डालना है। और जब आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज बिठा के सॉल्व करेंगे, सरप्राइजिंगली यू विल सी कि आंसर आता है 83814, अगर आप ये वाला वैल्यूज डालते। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है आइडिया, चलेगा। सिमिलरली किसी एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के अंदर में, kth इंस्टॉलमेंट के अंदर में इंटरेस्ट का पार्ट कितना होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब ये क्या बताता है मेरे को, आप देखो जैसे ये थर्ड पेमेंट मैंने करा तो पेमेंट तो मैं हर बार कितने का करूंगा 8653, लेकिन इसके अंदर में इंटरेस्ट कितना जा रहा है मेरा 489। किसी और वाले में जैसे इसमें देखोगे तो कितना जा रहा है 583, सब में अलग अलग जा रहा है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के अंदर में आपका इंटरेस्ट कितना पे हुआ, वो चीज को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं वापस से उस ऑरेंज बॉक्स वाले का बात करूं तो ईएमआई की जगह पर क्या डालोगे 8653, 1 प्लस आई एन माइनस एन की जगह पर 12, के जगह पर 3 प्लस 1 अपना प्लस 1 है,
आई का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 1200, बाकी -1 और नीचे ये सारा वैल्यूज आप डालो। सॉल्व करने के बाद में ये सेकंड वाले फॉर्मूले से जो नंबर निकलेगा दैट विल बी बेसिकली 489। देखो क्लियर है कि उसके बाद में और एक एनालॉजी देखो, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला सेम ही है, बस एक आई का फर्क है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आ रहा है, यहां पर ये आई है और यहां पर ये आई नहीं। बाकी नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल पेड इन द केथ इंस्टॉलमेंट। तो मानो कि जैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट का आप बात करोगे तो 489 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। वंस यू नो कि इंटरेस्ट वाला पार्ट आपके इंस्टॉलमेंट में कितना है 489, तो प्रिंसिपल वाला पार्ट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, तो उससे आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो वहां से आता है अपना ये थर्ड अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल पेड इन द केथ इंस्टॉलमेंट, चलेगा। और लास्ट आता है कि ओवरऑल पूरे ट्रांजेक्शन में आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया होगा। तो टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकते हो आप, टोटल पेमेंट का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू वैल्यू ऑफ वन इंस्टॉलमेंट, ये टोटल पेमेंट है आप, उसमें लोन भी है आपका और साथ ही साथ क्या है, इंटरेस्ट भी है आप। तो उसमें से यदि आप लोन अमाउंट माइनस कर देते तो ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। और ये किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देगा कि टोटल इंटरेस्ट देगा आप, टोटल इंटरेस्ट देगा आप। क्लियर मेरे ख्याल में, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। बाकी ये चारों फॉर्मूला आपको लिखना है, याद करना है, फिर क्वेश्चंस देखते, करो कॉपी करो। ठीक है, अगला देखो, ये सारा पॉइंट भी कॉपी कर लो फटाफट। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चंस देखते हैं फिर, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो फटाफट। इसमें बोल रहे हैं कि कपल विशेस टू परचेज अ हाउस फॉर 15 लाख विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 4 लाख if they can amortize the balance at 9% per annum compounded monthly for 10 years, what is their monthly payment? मंथली पेमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ईएमआई। और पूछ रहा है आपसे टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, लिखो, मैं ना वो वैल्यूज मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला वगैरह लगा रहा हूँ, बट एग्जाम में वैल्यूज मेंशन करना आप लोग, है ना। लिखो ईएमआई इज इक्वल्स टू, सपोर्ट देखो एक बार और फॉर्मूला गेस करो कौन सा होगा। सपोर्ट नेगेटिव है आपका तो क्या हो जाएगा बताओ, पी आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन। फिर वैल्यूज अगर मैं इसमें डालूं तो 15 लाख का डिमांड है, 4 लाख का डाउन पेमेंट है, तो 11 लाख का लोन हो गया आप। ठीक है, चलेगा ना। फिर आई का वैल्यू यही वाला होगा 0.0075 अपॉन में क्या 1 माइनस 1.0075 टू द पावर माइनस 120। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा आपका 13933.45, 13933.45, ये आंसर आना चाहिए। ये आपका ईएमआई निकल गई। और यहां तक तो वो जो पुराना डिस्कशन हम कर रहे थे वही सब है। नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट। इसके लिए नया आइडिया क्या होगा हमारा, टोटल कितना इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, एन का वैल्यू इसमें 120 है, तो टोटल आप 120 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो टोटल पेमेंट मेड बाय यू कितना हो, दिस इंटू 120। उसमें लोन कितना का लिया हुआ था, 11 लाख, बाकी सारा पैसा तो इंटरेस्ट का ही दे रहे थे। तो लिखो नाउ टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 120 इंटू ईएमआई माइनस पी। सो 120 इंटू मेरे ख्याल में 13933.45 माइनस लोन आपका था 11 लाख। ठीक है, और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके लिए 57201.4.86, 57201.4.86। कर लो, कॉपी कर लो। डन मेरे ख्याल में, आइडिया क्लियर है। अगला देखो, बच गया क्या, तो लिखो पहले, कंप्लीट कर लो। चलो आगे चल रहे हैं फिर, अगला देखो, पढ़ो इसको। A loan of rupees 4 lakh at interest of कितना compounded monthly is to be amortized by equal payments at the end of each month for 10 years। बहुत सारा बात पूछा है, एक बार थोड़ा ध्यान से देख लो। पहले मैं थोड़ा सा कॉमन डिस्कशन करना चाहूंगा,
फॉर्मूला और मतलब कि बाकी चीज सबका, और फिर हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे। साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट का मतलब ईएमआई, बोलो जोर से बोलो। और सपोर्ट देखो पॉजिटिव है दोनों, तो फॉर्मूला कौन सा, पी आई 1+i⁻n अपॉन में 1+i⁻n माइनस। क्लियर है मेरे ख्याल में। इसको पढ़ो, द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है मेरे पास में, जो पहला फॉर्मूला था वो इसी चीज का था कि kth पीरियड के बिगिनिंग में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा। व्हाट वाज द फॉर्मूला, रिकॉल करो सब लोग, नहीं तो चीटिंग करके बताओ। ईएमआई इंटू 1+i⁻n-k+1 ये ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 1+i⁻n-k+1 इंटू आई। ठीक है मेरे ख्याल में चलेगा। सेकंड वाले में क्या है, मतलब सेकंड सॉरी थर्ड वाले में इंटरेस्ट पेड इन द 61st पेमेंट। अब इसमें टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि बस इस पर्टिकुलर पेमेंट का इंटरेस्ट पूछ रहा है, पर्टिकुलर पेमेंट का, तो इसमें तो फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होगा इसका, इसी से मिलता जुलता है, आई नहीं होगा बस। तो ईएमआई बोलते चलो इंटू 1+i⁻n-k+1 -1 होल थिंग डिवाइडेड बाय 1+i⁻n-k+1। एक बार पहले देखते जाओ, बाद में लिख भी लेंगे इसको। प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट, ये कैसे होगा, ईएमआई माइनस रोमन 3 का आंसर, सही कह रहा। और लास्ट में पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट पेड, ये क्या हो जाएगा, एन इंटू ईएमआई। लोन कितने का लिया है, 4 लाख का, तो -4। देखो क्लियर है क्या, क्लियर, पक्का। आप सारे लैंग्वेज को फॉर्मूले से एसोसिएट कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं सिंबल्स का वैल्यू भी पूछना चाहूंगा आपसे। पी का वैल्यू क्या होगा इसमें, बी फास्ट एंड लाउड। पी का वैल्यू 4 लाख, आई का वैल्यू 6.75 डिवाइडेड बाय 1200। इसको देख के मुझे पूरा फीलिंग है कि 0.005625 ही होना चाहिए उसका आंसर। फिर एन का वैल्यू, लोन कितने साल का है, 10 साल का, और आपका एन का वैल्यू क्या होता है, 12 इंटू ईयर्स, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर सेकेंड वाले में के का मतलब क्या हो, 61, के का मतलब क्या हो जाएगा, 61। थर्ड वाले में भी के का मतलब 61। फिर प्रिंसिपल ऑफ द 61st पेमेंट, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल इंटरेस्ट में तो हो ही जाए, चलेगा मेरे ख्याल में। अब ये सारा वैल्यूज आपको बिठाना है इनमें और सॉल्व करना है प्रॉपर। करो, पहले वाले को लिखो। फर्स्ट वाले के लिए ईएमआई इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+i होल टू द पावर, ये पी इंटू आई इंटू 1+i⁻n डिवाइडेड बाई 1+i⁻n -1। वैल्यूज डालोगे तो 4 लाख इंटू 0.005625 इंटू 1+i वाले में शायद ये निकलेगा वैल्यू 1.9603, और नीचे में होगा 1.9603 -1, तो 0.9603 ऐसा कुछ। और सॉल्व करने के बाद में ये आएगा 4593 आ रहा है, लिख लो दिस इज इक्वल्स टू 459। जिनका नहीं हुआ कॉपी करो फटाफट। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग लगाओ। सेकंड पार्ट के लिए पहले लैंग्वेज लिख दो, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st पेमेंट। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से ये होना चाहिए ईएमआई इंटू 1+i⁻n-k+1 -1 अपॉन में आई इंटू 1+i⁻n-k+1। वैल्यूज डालोगे तो ईएमआई आपका कितना आया था, 4593 इंटू 1+i⁻n-k+1, तो 1+i आपके लिए कितना हो जाएगा,
मेरे ख्याल में यही वाला होगा ना, 1.005625। और टू द पावर में n का मतलब कितना है यहाँ पर 120, माइनस k का मतलब 61 और प्लस 1, डिवाइडेड बाय 0.005625 इंटू 1.005625, पावर में सेम 120 माइनस 61 प्लस 1। ठीक है, अच्छा 120 माइनस 61 प्लस 1 कितना हो जाएगा, और आप देखोगे उसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बताओ। दिस इज इक्वल्स टू 4593 इंटू, इसका आंसर कितना था 1.4001, 1.4001 डिवाइडेड बाय 0.005625 इंटू, इसका वैल्यू वापस से, अच्छा ऊपर एक गड़बड़ है ना, -1 भी तो था, सॉरी, दिस -1, और नीचे इट विल बी 1.4001। देखो एग्जाम में ना कैलकुलेशन में भले ही आप थोड़ा बहुत राउंड ऑफ वगैरह कर लो, लेकिन एक्सप्रेशन लिखते समय ये सब सारा चीज आपको लिखना होगा, यहाँ तक पहुंचाओ आप उसको, और उसके अंदर फिर कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लो। तो यहाँ पर शायद से 0.4001 ही बचेगा, तो बाकी आंसर इसका होना चाहिए ये वाला, 2 के बाद में 4 बार 3 और 6, दिस इज इक्वल्स टू 2 6.89। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था देखो तो, इंटरेस्ट पेड इन द 61st पेमेंट, इसके लिए भी वही, इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट is equals to EMI into 1 plus I to the power n minus k plus 1 minus 1 अपॉन में 1 plus I to the power n minus k plus 1 minus 1। EMI का आंसर 4593 into 1.005625 और टू द पावर सॉल्व करके कितना आता है ये वाला 60 माइनस 1 अपॉन 1.005625 टू द पावर 60, ऐसा कुछ। फर्दर सॉल्व करने पे 4593 इंटू 1.4001 माइनस 1 अपॉन में 0.4001, ऐसा कुछ रहेगा। एक्सप्रेशन तो ये बनना चाहिए, और ये कैलकुलेशन कंप्लीट करके आपका आंसर आएगा ये बात 1312.521, दिस इज इक्वल्स टू 1312.52। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट देखो, ये हो गया आपका इंटरेस्ट पेड। अगला पार्ट था मेरे ख्याल में प्रिंसिपल वाला ना, तो लिखो फोर्थ पार्ट के लिए प्रिंसिपल इन 61st पेमेंट, ये हो जाएगा आपका EMI माइनस इंटरेस्ट। EMI आपका था 4593 और इंटरेस्ट आपका गया था 1312.52। इसका आंसर आएगा ये वाला, शायद नहीं, 3280.48, 3280.48। और लास्ट पार्ट है आपका टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट में आप लिखो n इंटू EMI माइनस प्रिंसिपल। सो n कितना है आपका 120, 4593 और माइनस लोन कितने का था आपका 4 लाख का ना शायद, माइनस 4 लाख। और इसको सॉल्व करने से छोटा सा आंसर 1511600, 1511600। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।